स्टूडेंट वेलकम टू दी ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। फर्स्ट बुक जो है फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 8 न्यू जो चैप्टर है उसको आज हम स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन व संरचना। इट मीन्स क्या है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, आप लोग जानते हो। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एनवायरनमेंट का जो कंप्लीट ब्लैंकेट है उसी को क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी, जैसे सपोज हमारे एयर ज़्यादा है, एयर का ब्लैंकेट, ठीक है। एटमॉस्फेयर का हिंदी ट्रांसलेशन ही क्या होता है, वायुमंडल। तो एयर का ब्लैंकेट मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, एयर। काफ़ी सारी चीज़ें एयर, वाटर वगैरह, लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर इट मीन्स हमारे एनवायरनमेंट के आसपास जो एयर है, वातावरण के चारों तरफ जो एयर है उसे क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ओके, तो हमको किसको स्टडी करना है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ कंपोजिशन एंड देन उसके बाद करेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम आज स्टडी करेंगे कंपोजिशन को और स्ट्रक्चर को। तो उससे पहले है एटमॉस्फेयर क्या होता है वो देखिए। पता है आप लोगों को कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल मतलब ब्लैंकेट ऑफ एयर, क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हिंदी ट्रांसलेशन तो पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, वायुमंडल। अब आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में इट मीन्स एयर। अब एयर के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बैक्टीरियाज भी होते हैं, गैसेस भी काफ़ी सारी होती है। तो मतलब एयर के अंदर तो हम बहुत सारे मटेरियल बोल सकते हैं या बहुत सारे पार्टिकल, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक मिक्सचर है, किसका, गैसेस का। क्या है ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर। अब एयर क्या है, एयर के अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं काफ़ी सारे, और क्या है, गैसेस हैं, है ना। तो ये चीज़ हमको देखना है। अब एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है आपको पता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, है ना। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है। एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये चैप्टर बहुत ही जनरल चैप्टर है, आप छोटी क्लासेस में स्टडी कर चुके होंगे और अब सिर्फ 11th क्लास में हम एक इसका रिवाइज वापस से कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, नो प्रॉब्लम। ओनली हम रिवाइज करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हम पहले से स्टडी किए हुए हैं। ओके, तो आप देखिए ये क्या है, एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब देखिए यहाँ पे एक बात आ रही है, वायु के कुल द्रव्यमान का, वायु के कुल द्रव्यमान का 99%, कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऊंचाई तक। अब देखिए क्या है इसका मीन्स, वायु के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक। सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है, ओके, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही कुछ होगा, सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस के क्या हो, सपोज ये इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ 22 किलोमीटर तक, सिर्फ सपोज इतना हो गया हमारा 22 किलोमीटर। अभी 22 किलोमीटर वाला जो एरिया है ना, इस वाले एरिया के अंदर 22 किलोमीटर हाइट, यदि हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ, मतलब ऊंचाई तो ऊपर की तरफ ही होगी ना, तो अर्थ सरफेस से 22 किलोमीटर के एरिया तक में हमको क्या मिलेगी, एयर मिलेगी। क्या मिलेगी हमको, एयर मिलेगी। बाकी उससे ऊपर 1% जो रिमेनिंग जो पार्ट है, जो 1% रिमेनिंग पार्ट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, वेपर है, वाटर है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। 1% क्या मिलेगा हमको, रिमेनिंग जो पार्ट एयर का, मतलब ओनली 1% हमको मिलेगी। बट 99% हमारे अर्थ सरफेस से 22 किलोमीटर तक की जो हाइट है वहाँ तक हमको 99% क्या मिलेगी, एयर मिलेगी।
ओके, तो ये क्या है, वायु के कुल द्रव्यमान का 99%, ये 99% यहाँ पर क्या है, एयर है। ओके, 99% पृथ्वी की सतह से 22 किलोमीटर ऊंचाई तक। ओके, तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ है, यहाँ पे ये पॉइंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है CO2 एंड वाटर वेपर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किस किस का कितना कितना परसेंट है। CO2 एंड वाटर वेपर अप टू 90 किलोमीटर। ओके, अब आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर काफ़ी सारी गैसेज है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है, काफ़ी सारी गैसेज है। तो क्या कौन कौन सी गैसेज है, CO2 भी है ऑब्वियसली, वाटर वेपर, O2 आप बोल लो, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमको वहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है, CO2 एंड वाटर वेपर यहाँ पे कितना है, 90 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। हमारी अर्थ सरफेस से लेके सपोज ये कितना है, 90 किलोमीटर। ये 90 किलोमीटर, इट मीन्स इस वाले एरिया तक क्या है, इस वाले एरिया तक क्या है, CO2 एंड वाटर वेपर। उसके बाद नहीं है, उसके बाद हम जल वाष्प को और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हमको नहीं मिलेगी। मतलब हमारे अर्थ सरफेस से लेके और 90 किलोमीटर हाइट तक की यदि हम बात करें तो क्या है वहाँ पे, CO2 एंड वाटर वेपर। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ सकता है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए इन चीज़ों का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने दूरी पर है, कितने किलोमीटर है ऑक्सीजन, 120 किलोमीटर तक, अप टू 120 किलोमीटर तक। ये 90 किलोमीटर है, इससे अपर और 120 आएगा तो 120 किलोमीटर क्या है, सपोज ये कंप्लीट 120 किलोमीटर है, बहुत ऊंचाई तक आप ले लीजिए। तो हमारी अर्थ सरफेस से लेके 120 किलोमीटर तक क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, क्या है यहाँ पे, हमारी अर्थ सरफेस से और 22 किलोमीटर तक क्या है, एयर है। कितनी, 99% क्या है, एयर है। जो 1% जो रिमेनिंग पार्ट है वो 22 किलोमीटर से क्या है, ऊपर है। मतलब 22 किलोमीटर से क्या है, वो ऊपर है। 1% ऐसे आप किसी भी चीज़ में मिक्सचर मान लीजिए, वाटर वेपर में ले लीजिए, और भी काफ़ी सारी गैसेज है तो उसके अंदर हम मिक्सचर ले सकते हैं। उसके बाद देखिए CO2 एंड वाटर वेपर कितना है, 90 किलोमीटर। हमारे अर्थ सरफेस से लेके 90 किलोमीटर की यदि हम हाइट देखें तो जो कितना क्या है वहाँ पे, CO2 एंड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। उसके बाद देखिए जो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन क्या है, कितना है ऑक्सीजन, अर्थ सरफेस से लेके 120 किलोमीटर तक क्या है, ऑक्सीजन। तो देखिए ये हमारे एटमॉस्फेयर की कुछ मेन चीज़ें थी, ये हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद हम स्टडी करते हैं गैसेस के बारे में। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो सबसे पहले हम जो गैस को स्टडी करेंगे वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, मौसमी विज्ञान के अकॉर्डिंग, मेटेरोलॉजिकल के अकॉर्डिंग क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है मौसमी विज्ञान के अकॉर्डिंग, मेटेरोलॉजी के अकॉर्डिंग। जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसको स्टडी करना है अब हमको, गैसेस को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गैसेस। अब देखिए गैसेस में सबसे पहले देखते हैं हम CO2। फर्स्ट है हमारे पास CO2। अब CO2 जैसे मैंने आपको बताया क्या है, मेटेरोलॉजिकली है, क्या है ये, मेटेरोलॉजिकली, मतलब ये मौसमी विज्ञान के अकॉर्डिंग क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। CO2 गैस मेटेरोलॉजिकली, हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए, मौसमी विज्ञान। क्या है ये, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए आप लोग, नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट टू द सोलर रेडिएशन एंड
ऑब्लिक्यूट टू दी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब आपको पता है ट्रांसपेरेंट का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? पारदर्शी। यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है? पारदर्शी। उसके बाद देखिए इसका सोलर रेडिएशन का मतलब क्या होता है? सूर्य विकिरण या सौर विकिरण आप इसको बोल सकते हो, सौर विकिरण। ओके, उसके बाद क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसका होता है पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण। अब देखिए इस लाइन का मीन्स क्या है? ट्रांसपेरेंट टू दी सोलर रेडिएशन एंड ऑब्लिक्यूट टू दी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब देखिए सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है। ओके, अब हमारे अर्थ सरफेस के कितने किलोमीटर तक बात की थी हमने? 90 किलोमीटर तक। क्या था? CO2। सपोज ये हमारे अर्थ सरफेस से क्या है? 90 किलोमीटर तक क्या फैला हुआ है? यहाँ तक 90 किलोमीटर तक क्या है? CO2 है। अब देखिए क्या है ये? ट्रांसपेरेंट टू दी सोलर रेडिएशन एंड ऑब्लिक्यूट टू दी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये हमारा क्या है? CO2 फैला हुआ है। अब आप लोगों को पता है जो सन की जो रेज हैं, यहाँ पे क्या होता है? जो सन की जो रेज हैं वो क्या हो सकता है? यहाँ तक आ सकती है। इट मीन्स हमारे इक्वेटर तक क्या हो सकता है? सन की रेज तो आ सकती है, क्योंकि वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। बट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब जो टेरेस्ट्रियल जो पार्थिव जो विकिरण है, मतलब यहाँ से जो CO2 वाली जो किरणें हैं वो जो टेरेस्ट्रियल जो पार्थिव जो विकिरण है वो CO2 के बाहर नहीं जा सकती। इसका मीन्स ये है कि जो ये सोलर रेडिएशन क्या है? एक ट्रांसपेरेंट है। लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है? ऑब्लिक्यू, मतलब ये नहीं जा सकती। इट मीन्स अर्थ सरफेस से क्या होगा? सोलर रेडिएशन तो क्या है? अर्थ सरफेस तक आ सकती है। सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस तक आ सकती है, बट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो कि हमारे यहाँ अर्थ सरफेस से होती है वो CO2 वाला जो एरिया है उससे बाहर वो नहीं जा सकती है। ओके, उसके बाद देखिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। CO2 के बारे में देख रहे हैं अभी हम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। छोटी क्लासेस में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा है ना आप लोगों ने। अब क्या होता है देखिए रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप लोगों को पता है जब सन की रेज सोलर रेडिएशन जब इस पे आ रही है तो आपको पता है ये यहाँ से टकरा के और रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा ही कुछ होता है, ये यहाँ से टकरा के क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब CO2 की जो परत है वो कुछ ज़्यादा जम जाती है, यहाँ पे CO2 का डिपोजिशन कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो सन की रेज है ये वापस से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। जो सन की रेज है वो वापस से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। जब वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए CO2 हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्या है? मेटेरोलॉजी इम्पोर्टेंट, मतलब ये मौसमी विज्ञान के अकॉर्डिंग क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए हम अर्थ सरफेस से क्या कर सकते हैं? अर्थ सरफेस तक क्या आ सकती है? सोलर रेडिएशन आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ये क्या है? पारदर्शी है। बट जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो CO2 की परत से बाहर नहीं जा सकती, बिकॉज ये ऑब्लिक्यू है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मतलब सोलर रेडिएशन जब हमारी अर्थ सरफेस पे आके इक्वेटर से आके जब टकराती हैं तो उनका वापस से रिफ्लेक्शन हो जाता है। बट ऐसी कोई कंडीशन आए, कौन सी कंडीशन? जब CO2 की परत ज़्यादा जम जाती है। CO2 जब ज़्यादा जम जाता है तो जो सोलर रेडिएशन है वो वापस से बाहर नहीं जा पाती है। जो सोलर रेडिएशन है वो वापस से रिफ्लेक्शन नहीं कर पाती है, रिफ्लेक्ट उनका नहीं होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, दैट इज़ क्लियर।
कुछ कॉमन सी चीज़ें थी CO2 के बारे में। एंड देन नेक्स्ट अब देखिए आप लोग ओजोन क्या है, ओजोन O3 जो ओजोन जो लेयर होती है इसके बारे में देखिए। नेक्स्ट गैस आती है हमारी O3 ओजोन। ओके, अब ओजोन के लिए देखिए ओजोन भी क्या है, एक बहुत ही अनोदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ओजोन O3 और ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनोदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। ओके, कॉमन सी लाइन है। उसके बाद देखिए अब ये हमको कितने पे मिलती है वो देखिए, फाउंड बिटवीन या बिलो भी आप बोल सकते हो, मतलब कितनी दूरी पर हम देख सकते हैं इसको, 10 से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट है हमारा ओजोन। ओजोन आपको पता है क्या है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद देखिए फाउंड बिटवीन, ये हमको कहाँ मिलती है, देखिए अर्थ सरफेस से। ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर वाले एरियाज़ में क्या मिलेगी हमको, ओजोन O3। क्या मिलेगी हमको, ओजोन। अभी जो O3 जो होती है, इसका क्या काम होता है, जब सोलर रेडिएशन जब हमारी अर्थ सरफेस पर आती है तो इसके अंदर आपको पता है काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, गलत जो पार्टिकल होते हैं, मतलब जो हानिकारक जो पार्टिकल होंगे, जो हेल्पफुल होंगे, ये क्या करेगी, फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो O3 जो गैस होती है क्या करती है, वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। मतलब जब सोलर रेडिएशन जब आएंगी उसमें से जो हेल्पफुल जो गैसेज हैं, जो यूज़फुल जो गैसें हैं, उनको तो वो फिल्टर करके कोई दिक्कत नहीं है, वो अंदर ले लेगी। और जो डस्ट जो पार्टिकल हैं उसके, जो डस्ट जो उसके अंदर रेडिएशन जो आ रही है, उनको क्या करेगी, वो वापस से भेज देगी, वापस से वो उनको फिल्टर कर देगी। मतलब यूज़फुल को वो अंदर ले लेगी और डस्ट को वो बाहर निकाल देगी। तो इसी ये क्या होता है, O3 ओजोन का ये काम होता है। उसके बाद देखिए अभी जो O3 जो है ये धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। आपको पता है पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो गया, जो O3 है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये था हमारा ओजोन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डस्ट पार्टिकल को। नेक्स्ट देखेंगे हम वाटर वेपर, जल वाष्प की अब हम बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम डस्ट पार्टिकल को। सबसे पहले देखेंगे हम थर्ड नंबर पे है हमारा वाटर वेपर। थर्ड है वाटर वेपर। अब देखिए वाटर वेपर यदि जल वाष्प की हम बात करें तो ये क्या है, परिवर्तनीय गैस है। ये क्या है, ये परिवर्तनीय गैस है। अब आपको पता है कि जो वाटर वेपर है ये हर जगह तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो क्या होता जाएगा, जो वाटर वेपर है वो भी क्या बढ़ता जाएगा, ऐसा ही कुछ होता है ना, या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, नहीं तो कम होता जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो अब देखिए वाटर वेपर क्या है, एक परिवर्तनीय गैस है, परिवर्तनीय गैस है ये। उसके बाद देखिए ये क्या है, वार्म एंड वेट ट्रॉपीज। ओके, गर्म एवं आर्द्र शुष्क, गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। कितना है इसका, 4% ऑफ द एयर। ओके, देखिए वाटर वेपर जल वाष्प की यदि हम बात करें तो क्या है, ये परिवर्तनीय गैस है। ओके, उसके बाद देखिए वार्म एंड वेट ट्रॉपीज।
गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय। अब देखिए ये क्या है, 4% ऑफ द एयर, मतलब हम यदि बोले तो इस मतलब सिर्फ 4% ही हम इसको एयर के अंदर मान सकते हैं। मतलब जो वार्म, गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जो एरिया है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 4% ही हमको वहाँ पे एयर मिलेगी। ठीक है। उसके बाद देखिए यदि हम ड्राई कोल्ड एरियाज़ की यदि हम बात करें तो वहाँ पे हमको 1% ही क्या मिलेगी, एयर मिलेगी। ड्राई एंड कोल्ड एरियाज़ की यदि हम बात करें तो कितनी मिलेगी, 1% एयर हमको मिलेगी। उसके बाद देखिए जैसे जैसे आप क्या जाओगे, जो पोल से इक्वेटर से क्या जाओगे, पोल की तरफ जाओगे तो जो वाटर वेपर है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बताया ना मैंने, परिवर्तनीय गैस है। सपोज ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ से यदि आप पोल्स की तरफ जाओगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पहले ही बता दिया मैंने आपको, है ना। जब आप पोल्स की तरफ जाओगे तो क्या होगा, वाटर वेपर कम होता जाएगा। ठीक है। तो देखिए डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर, डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। ओके। अब देखिए वाटर वेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये क्या है, परिवर्तनीय गैस है, कन्वर्टेड गैस है ये। उसके बाद देखिए ये यदि हम किसकी बात करें, एयर की यदि हम बात करें तो ये वाले जो एरिया हैं, गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वाले जो एरियाज़ हैं उनमें कितना है, 4% ही हमको एयर मिलेगी। ड्राई कोल्ड एरिया की यदि हम बात करें तो कितनी मिलेगी, 1%। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो वाटर वेपर क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। ओके। तो उसके बाद हम देखेंगे डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल की बात करेंगे, जो धूल कण होते हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स हिंदी ट्रांसलेशन है इसका धूल कण। अब देखिए आप लोग, जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर। ये तो सिंपल सी बात है। डस्ट पार्टिकल ऑब्वियसली कहाँ होते हैं, लोअर लेयर, मतलब नीचे वाली परत में होंगे। आप किसी भी चीज़ में से सपोज कोई भी जग है उसमें पानी भरा हुआ है और आपने यदि उसमें मिट्टी डाली तो मिट्टी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, तो वो भी क्या है, डस्ट पार्टिकल ही है। तो जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर, डस्ट पार्टिकल कहाँ होते हैं, लोअर लेयर। उसके बाद देखिए सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। ओके। हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पे, हाई कंसंट्रेशन। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है उपोष्ण और इसका होता है शीतोष्ण। इन एरियाज में क्या होगा, ये रीजन है किसके, हाई कंसंट्रेशन के। उपोष्ण और शीतोष्ण क्या है, हाई कंसंट्रेशन का इसमें रीजन है डस्ट पार्टिकल का। मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमको कहाँ मिलेंगे डस्ट पार्टिकल, उपोष्ण शीतोष्ण रीजन में। ओके। उसके बाद देखिए आप लोग, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्ट एज हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियर। क्या है ये, आर्द्रता क्या है, एक्ट आर्द्रता ग्राही आप इसको बोल सकते हो। एक्ट एज हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियर, आर्द्रता ग्राही वाले जो एरिया हैं जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है, क्या मिलेंगे वहाँ पे, क्या डस्ट पार्टिकल आपको मिलेंगे। तो डस्ट पार्टिकल हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए फिर से देख लीजिए, जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर,
ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, लोअर लेयर में हमको क्या मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। उसके बाद ये जो रीजन है कौन से, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ये रीजन किसका है, हाई कंसंट्रेशन का, हमको यहाँ पे डस्ट पार्टिकल मिलेंगे। ओके, एक्ट एज ए क्या, आर्द्रता ग्राही वाला जो पार्ट है, जो आर्द्र वाला जो, अब आपको पता है कि जो कोई भी पार्टिकल है, अब सपोज़ ये हमारी अर्थ सरफेस है, यहाँ पे पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल है, अब यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल के पास यदि क्या हो जाए, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए, धीरे धीरे मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए, तो जब वो मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा तो वो पार्टिकल है उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, पार्टिकल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे साइज़ में बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा, पार्टिकल जब धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो वो अपना एक न्यू रोल प्ले करेगा, मतलब अपना मेन रोल प्ले करेगा, एक बहुत बड़ा डस्ट पार्टिकल वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट है, हमने क्या कर लिया, कंपोजिशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हमने संगठन एटमॉस्फेयर ऑफ कंपोजिशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर आपको पता है काफ़ी सारी लेयर्स हैं, कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, सब अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इन सबको हमको स्टडी करना है। क्या कंप्लीट हो गया, एटमॉस्फेयर ऑफ कंपोजिशन। इसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने गैसेस को स्टडी किया, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, CO2, O3 मतलब ओजोन। ओके, और हमने एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ देखा। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखिए, आपको पता है यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, डिफरेंट अलग अलग लेयर यहाँ पे बनेंगी अपनी अपनी डेंसिटी और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, डिफरेंट लेयर्स विद varying density एंड टेम्परेचर। ओके, अलग अलग यहाँ पे बनेगी। उसके बाद देखिए, अब सबसे पहले हम कौन सी लेयर की बात करेंगे, जो सबसे नीचे नीचे जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ओके, स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, सबसे नीचे नीचे कौन सी हमारी, ट्रोपोस्फेयर। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रोपोस्फेयर की। देखिए ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर हिंदी ट्रांसलेशन होता है शोभ मंडल। अब देखिए ये कौन सी है, लोअर मोस्ट लेयर है, मैंने आपको अभी बता दिया, सबसे नीचे वाली परत है ये लोअर मोस्ट लेयर। उसके बाद देखिए एक्सटेंड्स 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए एक्सटेंड से 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर। ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है ये क्या होती है, जैसे सपोज ये पोल है, आपको पता है यहाँ भी पोल है, ऊपर भी पोल है, नीचे भी पोल है, इधर भी पोल है, इधर भी पोल है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। अभी इक्वेटर के कितने पास होती हैं, 18 किलोमीटर। ठीक है, इक्वेटर से कितने पास होती है, 18 किलोमीटर की दूरी पर होती है। और यदि हम पोल की यदि हम बात करें तो ये पोल से कितनी दूर होती हैं, इधर की बात कर लो, चाहे इधर की बात कर लो, चाहे इधर की बात कर लो, कितनी दूर होती है, 8 किलोमीटर। ठीक है, कितना होगा, पोल के तो ये कितनी दूर है, 8 किलोमीटर, और इक्वेटर से कितनी पास है ये, 18 किलोमीटर। दूर बोल लो चाहे पास बोल लो, कितनी पास है ये, 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर। ओके, उसके बाद अब देखिए जो मेन चीज़ जो यहाँ पे आती है, यदि हम ट्रोपोस्फेयर से कितना ऊपर चले, 165 किलोमीटर यदि हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ जाता है। क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, सॉरी
कम हो जाता है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। फॉर एवरी 165 किलोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, डिक्रीज। क्या होता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, यदि हम सपोज 165, सपोज हम यहाँ पे 165 किलोमीटर हम यहाँ पे चल लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हम अर्थ सरफेस से 165 किलोमीटर यदि हम ऊपर चलेंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। फिर हम और 165 डिग्री सेल्सियस यदि हम ऊपर चलेंगे, हाइट पे जितना हम चलेंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा ट्रोपोस्फेयर। अब देखिए ये अर्थ सरफेस से कितना दूर है, ये है कितना एरिया अपना घेरता है, 13 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ सरफेस से और कितना, सपोज ये 13 किलोमीटर इसका ये क्या है, ये पूरा जैसे हम घर जिसे बोलते हैं होम, तो इसका होम कितना है, अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर वाले एरिया में। 13 किलोमीटर वाले जो एरिया में है वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर हमको सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा, मतलब क्षोभ मंडल वाला वो एरिया है। तो क्या है, सबसे नीचे वाली परत है कौन सी, ट्रोपोस्फेयर लेयर। उसके बाद जो ट्रोपोस्फेयर जो है वो इक्वेटर से कितना पास है, 8 किलोमीटर, कितना पास है, सॉरी 18 किलोमीटर, और पोल से कितना पास है, 8 किलोमीटर। और देखिए यदि हम इक्वेटर से, यदि हम जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर से यदि हम हाइट की तरफ चलते जाएं, 165 किलोमीटर यदि हम ऊपर चल लिए, हाइट पे चल लिए, तो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए ट्रोपोस्फेयर में ही, इससे जो नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे हम स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर, सपोज ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, ओके, और ये है ट्रोपोस्फेयर। आपको पता है ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे है, ट्रोपोस्फेयर। अभी स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो दूरी जो बन जाती है, जो काटने का जो इनको कोशिश करती है, जो इनको काटती है दोनों को, एक लेयर यहाँ पे काटती है, एक लेयर काटती है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोपोज। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है क्षोभ सीमा। और स्ट्रेटोस्फेयर अभी हम स्टडी करेंगे, समताप मंडल। ओके, तो ट्रोपोस्फेयर हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद देखेंगे अब हम स्ट्रेटोस्फेयर को। समताप मंडल की यदि हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, तो देखिए ये कितना है, 50 किलोमीटर एरिया में। कितना है ये, 50 किलोमीटर एरिया में, मतलब 13 किलोमीटर से लेके और 50 किलोमीटर वाला जो एरिया है वो किसका है, स्ट्रेटोस्फेयर का, मतलब समताप मंडल का। स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। देखिए समताप मंडल की यदि हम बात करें तो मैंने अभी आपको बता दिया है, एक्सटेंड्स अप टू लाइट ऑफ 50 किलोमीटर। कितना है, 50 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो ओजोन लेयर हमको कौन से वाले एरिया में मिलेगी, स्ट्रेटोस्फेयर वाले एरिया में। समताप मंडल वाला जो एरिया है वहाँ पे हमको क्या मिलेगी, ओजोन लेयर, मतलब O3 जो गैस है वो क्या, कहाँ मिलेगी हमको, स्ट्रेटोस्फेयर वाले एरिया में। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे मीजोस्फेयर की। मीजोस्फेयर की यदि हम बात करें तो मध्य मंडल जिसे हम बोलते हैं। देखिए ये कितना होता है, ये हमने बताया अभी 50 किलोमीटर, लेकिन ये होता है 50 से 80 किलोमीटर वाला जो एरिया है। इट मीन्स ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये 13 किलोमीटर सपोज, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, ओके, और यहाँ से और 50 किलोमीटर वाले एरिया तक स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर वाले एरिया में क्या है, मीजोस्फेयर। ठीक है,
तो उसके बाद हम आयनोस्फीयर और किसको स्टडी करेंगे, एक्सोस्फीयर को। लेकिन अभी मेसोस्फीयर की बात हो रही है, तो कितना दूर है ये, 80 किलोमीटर। कितना एरिया लेता है ये, 80 किलोमीटर। हाइट में, हाइट की तो बात कर रहे हैं ना हम, हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, यदि हम जैसे जैसे यहाँ पे हाइट पे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम यदि हाइट पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है। ध्यान देनी है ये बात कि ऐसे कौन सी लेयर है जहाँ पे हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है, तो कौन सी है, मेसोस्फीयर। ठीक है। उसके बाद देखिए आता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे एक और बच रहा है हमारा। अब नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, आयनोस्फीयर। सपोज ये आयनोस्फीयर है और ये हमारा क्या है, ये लेयर हमारी कौन सी है, मेसोस्फीयर की। अब मेसोस्फीयर को और आयनोस्फीयर को एक लेयर क्या कर रही है, काटती है। उसको क्या बोलते हैं हम, मेसोपोज। क्या बोलते हैं उसको हम, मेसोपोज, मतलब मध्य सीमा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। मेसोस्फीयर आपका कंप्लीट हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं आयनोस्फीयर की बात करेंगे। आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर का हिंदी ट्रांसलेशन होता है आयन मंडल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन हमको मिलेगा, आयन यहाँ पे हमको मिलेगा इस वाले एरिया में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन यहाँ पे होता है। ये कितना है, 80 किलोमीटर से, यदि हम यहाँ तक 80 किलोमीटर हो गया, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की यदि हम बात करें, अपर की हाइट की बात कर रहे हैं, तो कौन सा एरिया है, आयनोस्फीयर। यदि 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के एरिया की हम बात करें, तो किसका है वो, आयनोस्फीयर का। ओके, किलोमीटर अबव क्या है यहाँ पे, ये मेसोस्फीयर से तो है ना, मेसोस्फीयर से कितना दूर है ये, कितना ऊंचा है ये, कितना दूर है, 400 किलोमीटर। और यहाँ पे रेडियो वेव्स का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आयन हमको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, तो इसलिए इसका रेडियो वेव्स का क्या होगा, रेडियो तरंगों का क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाइट बढ़ने पर भी टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, आयनोस्फीयर में हाइट बढ़ने पर भी टेम्परेचर बढ़ता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज करने वाली बात है। तो हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कौन सी लेयर में बढ़ता है, आयनोस्फीयर में, और हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर किस में घटता है, मेसोस्फीयर में। ओके, अब उसके बाद हमको देखना है, लास्ट है हमारा एक्सोस्फीयर, जो बहिर्मंडल जो होता है 400 किलोमीटर से जो ऊपर वाला एरिया, बिल्कुल जो हम आउटर स्पेस की यदि हम बात करें, मतलब ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये अर्थ सरफेस ये कंप्लीट। अब ये वाला जो एरिया है, ये बिल्कुल जो ब्लैंक एरिया है, आउटर स्पेस वाला एरिया है, ये कौन सा होता है, एक्सोस्फीयर का। क्या बोलते हैं उसको हम, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का हिंदी ट्रांसलेशन होता है बहिर्मंडल। अब देखिए ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर भी इसको हम बोलते हैं। एक्सोस्फीयर को क्या बोल सकते हैं, थर्मोस्फीयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। ओके, उसके बाद देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा वाला पार्ट है, बिल्कुल आउटर स्पेस वाला पार्ट कौन सा है, एक्सोस्फीयर का। आर रेरिफाइड, रेरिफाइड का हिंदी ट्रांसलेशन होता है विरल, इन द लेयर एंड इट ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। जो बाहर जो लेयर रहती है, जो सबसे बाहरी जो विरल वाली जो लेयर होगी, बिल्कुल जहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टिकल मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मटेरियल हमको मिलेगा, और
क्या होगा, आउटर स्पेस में ये होगी, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसको, कौन सा वाला एरिया है वो, एक्सोस्फीयर का। इट ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस। ओके, तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्लीट। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर हमने 5 लेयर को हमने क्या किया, स्टडी किया। कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्लीट कर लिया एंड एटमॉस्फेयर ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो क्वायरीज आप लोगों के लिए खाली है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।